अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी से पहले चैप्टर का पहला टॉपिक होम्योस्टैसिस के बारे में हमने स्टडी करना है। तो आज की वीडियो के अंदर होम्योस्टैसिस का कंसेप्ट क्या है और होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं, इस चीज़ की हमने थोड़ी सी डिटेल देखनी है। तो इसको समझने से पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट माइंड में रखें। जैसे कि आपको पता है, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ एक नॉर्मल लिमिट पर सरवाइव कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुशी है, एक इंसान खुश है नॉर्मल लिमिट तक, तो वो ठीक है। अगर खुशी हद से बढ़ जाए फिर भी वो गलत है, नुकसानदेह होती है। अगर गम है तो गम एक लिमिट तक है तो अच्छा है। अगर गम हद से ज़्यादा बढ़ जाए फिर वो भी नुकसानदेह साबित होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर एक तवाज़ुन, एतदाल, बैलेंस कायम है, जिसकी वजह से नुकसान से बचा जाता है। इसी तरीके से हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस किस चीज़ को कहते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, आज की वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखें कि इट इज़ मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक जानदार हो, जानदार के अंदर जो मेंटेनिंग सिस्टम है, जो एतदाल कायम कर रहा है, जो उसको मेंटेन किए हुए है जानदार को, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, होम्योस्टैसिस का। ये सिंपल सा पहला पॉइंट आप जो है इसको याद रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखें, इट हेल्प इन एडाप्टेशन इन कांस्टेंट कंडीशन चेंजिंग। जो बैरूनी माहौल में जो जानदार है, उसका जो बैरूनी माहौल है, उसके अंदर जितनी तरह की भी तब्दीलियां आ रही होती हैं मुस्तकिल तौर पर या कॉन्स्टेंटली जो है तब्दीलियां आ रही होती हैं, उन तब्दीलियों के अंदर जानदार को हेल्प देता है ये सिस्टम कि वो जानदार उन तब्दीलियों के अंदर एडॉप्ट हो जाए। मतलब जानदार जो है उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके अंदर तब्दीलियां वाक़ई हो रही होती हैं। उन तब्दीलियों के अंदर जानदार खुद को अडॉप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टैसिस। ये दूसरा पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद अगर देखें, इट कंट्रीब्यूट्स, ये हिस्सा लेता है इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो जानदारों के अंदर एवोल्यूशन आती है, जो चेंजेस आती हैं, उनके अंदर जो हिस्सा लेने वाला है, जो प्रोसेस हिस्सा लेता है, जो सिस्टम हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से जानदार जो है वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जानदार नुकसान से बच सकते हैं, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो पहली डेफिनेशन है बुक के अंदर, उसकी अगर हम बात करें तो इसको आप देखें, ये बेसिक डेफिनेशन है होम्योस्टैसिस की। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप ये माइंड में रखें कि जानदार जो है उसका माहौल, बॉडी के बाहर वाला माहौल, इन्वायरमेंट, जिसको आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, बॉडी के अंदरूनी माहौल को आप इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। सेल जो है, सेल का या सेल लेवल पर जो इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इन तमाम इन्वायरमेंट में, इन तमाम माहौल के अंदर क्या होती रहती हैं, तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं। तो आप देखें, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बॉडी का बैरूनी माहौल है, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो तब्दीलियां आती हैं, वो वाइड रेंज पर होती है। बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, बड़े दर्जे पर। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है। तो आप देखें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, वाइड रेंज पर तब्दीली आ रही है। किस माहौल में? हमारी बॉडी के बैरूनी माहौल के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का जो माहौल है, उसके अंदर तब्दीली आती है, लेकिन वाइड रेंज पर नहीं होती।
उससे कम दर्जे पर, उससे कम लेवल पर तब्दीली आती है, जिसको हम कहते हैं नैरो रेंज पर थोड़ी सी तब्दीली आएगी। लेकिन जो सेल लेवल पर है उस पर जो फ्लक्चुएशन आती हैं सेल लेवल पर, वो क्या होती हैं, एक्सट्रीमली नैरो रेंज, बिल्कुल नैरो रेंज, बहुत ही कम रेंज पर तब्दीली आती हैं। तो इन तब्दीलियों की वजह से, माहौल के अंदर तब्दीलियों की वजह से जो जानदार होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकसान होते हैं। उन नुकसानात से बचने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी जो बॉडी का अंदरूनी माहौल है उसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है, उसकी हमने हिफाजत करनी है। फ्राम द फ्लक्चुएशंस, फ्राम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में आपको पता है कभी सर्दी ज़्यादा हो गई, कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी हवा में नमी ज़्यादा हो गई, कभी जो है हवा में नमी कम हो गई। तो बैरूनी माहौल में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो तब्दीलियाँ हमारी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को नुकसान देती हैं, हार्म्स देती हैं, नुकसानात देती हैं। तो उन नुकसानात से बचने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया जाता है, बॉडी के अंदरूनी माहौल को बरकरार रखा जाता है। बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी माहौल की हिफाजत की जाती है। तब्दीलियों की वजह से जो नुकसान होता है उन नुकसानात से बचने के लिए बॉडी की हिफाजत की जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, होम्योस्टैसिस का। तो आप इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो बैरूनी माहौल है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर तब्दीलियां होती हैं और अंदरूनी माहौल को नुकसान पहुंचता है। तो 3 चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, इंतहाई अहम पॉइंट, कि हमने बॉडी के अंदर जो है किन चीज़ों की हिफाजत करनी है, किस बैरूनी माहौल में किस चीज़ की तब्दील होने की वजह से। तो बैरूनी माहौल में सबसे पहली चीज़ टेम्परेचर चेंज होता है, बैरूनी माहौल में वाटर, पानी में तब्दीली आती है। इसी तरह जो है अगर आप मज़ीद बात करें तो आप देखें सोल्यूट, बैरूनी माहौल में सोल्यूट जो है, सोल्यूट, टेम्परेचर और वाटर, ये जो कंपोनेंट हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, इनके अंदर आएगी तब्दीली। इन तब्दीलियों की वजह से अंदरूनी माहौल को नुकसान होगा और उस नुकसान से बचने के लिए जो है 3 तरह की जो है प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। उनमें पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन। ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो एक सिस्टम बनता है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। एक प्रोसेस बनता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो आप देखें सबसे पहला पॉइंट ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम सोल्यूट और वाटर बैलेंस को, जानदार की बॉडी और बैरूनी माहौल में वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। जहन में रखेंगे, वाटर और साल्ट या सोल्यूट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना बैरूनी माहौल के अंदर और जानदार की बॉडी के अंदरूनी माहौल के अंदर, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जानदारों की बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, कचरा बनता है। वो कचरा अगर मिकदार से ज़्यादा बन जाए फिर भी नुकसानदेह है, अगर कम हो फिर भी उसके मसाइल हो सकते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड, आप लोगों ने सुना होगा, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, बाज़ लोगों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। अब उन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ताकि बॉडी को नुकसान से बचाया जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसके साथ साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको एक नैरो रेंज, टॉलरेबल रेंज, काबिल बर्दाश्त हद तक मेंटेन करना, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल से पॉइंट हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ये जो हमारे पास होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस को एक सिस्टम कंट्रोल करता है। होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी को नुकसान से बचाता है और होम्योस्टैसिस को एक और सिस्टम कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन
कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं, तो बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम 2 लेवल पर होता है, 2 लेवल पर। पहला लेवल जो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम है उसको हम कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इसके साथ साथ एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो बेजानदार चीज़ों के अंदर है, जो मुर्दा चीज़ों के अंदर है, उसको हम कहते हैं कि क्या चीज़ कहते हैं, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। अब इन दोनों सिस्टम के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि पहले आप देखें लिविंग कंट्रोल सिस्टम की अगर हम एग्जांपल देखें तो एंडोथर्मिक एनिमल्स इसकी एग्जांपल हैं। और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ओवन या इंक्यूबेटर जो है वो एग्जांपल में आता है किस चीज़ की, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की। तो इन दोनों सिस्टम के अंदर जो है 3 चीज़ें कॉमन हैं। पहली है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। और इसके अंदर सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। सेंसर को हम थर्मामीटर का भी नाम देते हैं। सेंसर का दूसरा नाम है थर्मामीटर। तो आप देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम की, तो इसके अंदर सबसे पहले रिसेप्टर मौजूद है। अब हमारी बॉडी है, बॉडी के बाहर जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, कोई भी तब्दीली आएगी माहौल में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको फील करने के लिए, स्टिमुलस का पता लगाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली आएगी तो उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब ये तब्दीली तो महसूस हो गई, उसके बाद उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको नॉर्मल लिमिट तक कौन लाएगा, एक सिस्टम लाएगा, सेंटर लाएगा, उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, एक्शन लेता है। एक्शन कैसे लेता है, अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर जो है, बैरूनी टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट से बड़ा है तो बॉडी के टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा, तो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे कि लिमिट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको नीचे लाएगा, मतलब एक्शन करेगा। एक्शन किस लिए करेगा, ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल हालत में लाया जाए, नॉर्मल रेंज पे लाया जाए। अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया है तो बॉडी के टेम्परेचर पे असर पड़ेगा, तो उसको फिर नॉर्मल लिमिट तक ऊपर लाने के लिए जो एक्शन लेने वाली चीज़ होगी उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर के बाद जो रेस्पॉन्स शो करते हैं, जो रद्द-ए-अमल शो करते हैं, जो एक्शन लेने वाली चीज़ क्या थी, कंट्रोल सेंटर, और रद्द-ए-अमल कौन शो करेंगे, इफेक्टर्स शो करेंगे। और ये कैसे रद्द-ए-अमल शो करेंगे, तो आप देखें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इट शो रेस्पॉन्स विच इज इनवर्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है, इनवर्स कहते हैं उलट को, मतलब ये जो इफेक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपोजिट या रिवर्स जो है क्या शो करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे ऊपर टेम्परेचर चला गया या इससे नीचे चला गया, टेम्परेचर का ऊपर या नीचे जाना, इसको जो डिटेक्ट करेगा वो होगा रिसेप्टर, और इस पर जो एक्शन लेगा वो होगा कंट्रोल सेंटर। उसके बाद जो रेस्पॉन्स शो करेगा वो होगा इफेक्टर। फॉर एग्जांपल कैसे, आप देखें अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 हो गया है, बाहर जो टेम्परेचर है, तो बैरूनी टेम्परेचर में तब्दीली अंदरूनी टेम्परेचर में भी तब्दीली लाएगी, लेकिन जो रेस्पॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, जो इफेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे, तो टेम्परेचर को नीचे ले आएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप देखें बैरूनी माहौल में तो टेम्परेचर ऊपर गया था, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से जो इफेक्टर्स हैं वो टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज तक लाते हैं, नीचे ले आते हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो आप देखें बैरूनी माहौल में तो टेम्परेचर कम हो गया है नॉर्मल लिमिट से, तो ये क्या करेंगे, इसके अपोजिट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से इफेक्टर्स क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को फिर से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इसी वजह से चाहे टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो या कम हो, तो इस सिस्टम की मदद से
बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखा जाएगा, मेंटेन रखा जाएगा नॉर्मल लिमिट तक। तो ये आपके पास जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह अगर बात की जाए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये ओवन के अंदर होता है, इंक्यूबेटर के अंदर होता है, इस्त्री जिसको आप आयरन कहते हैं उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे जो सेट पॉइंट था टेम्परेचर का, उस सेट पॉइंट से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर को में तब्दीली को जो चीज़ डिटेक्ट करेगी, जो फील करेगी, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, सेंसर या थर्मामीटर। इसी तरह जो एक्शन लेगी, जो सिस्टम या सेंटर एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेगा, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो कूलिंग का बटन दबाया जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया है तो हीटर का टेम्परेचर बढ़ाया मतलब दबा दिया जाएगा बटन, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो जो चीज़ एक्शन लेगी उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर, और जो रेस्पॉन्स शो करेंगे वो क्या होंगे, इफेक्टर्स होंगे। तो इफेक्टर क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये उसको नीचे ले आएंगे, कौन, इफेक्टर। अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम हो गया है तो फिर ये उसको ऊपर ले आएंगे, सेट पॉइंट तक मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। ये थोड़ा सा कंपैरिजन है लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का। और ये दोनों सिस्टम किसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। और कंट्रोल सिस्टम जिस चीज़ को कंट्रोल करता है वो सिस्टम है होम्योस्टेसिस। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर ड्राई कंडीशन में, मतलब बाहर शदीद गर्मी है, तो ड्राई कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी है लेकिन कंडीशन ड्राई है, मतलब गर्मी है, तब आप देखें दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। पानी जब ज़्यादा होगा तो हमारे सेल फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेल वाल नहीं होती हमारे सेल के गिर्द, जानवरों के सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए जो है कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से बॉडी डज नॉट फ्लड विद अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। चाहे जितना भी वाटर ज़्यादा मौजूद हो तो बॉडी के अंदर सेल को ज़्यादा पानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन करता है। इसी तरह अगर पानी की शदीद कमी हो जाए, पानी की जब शदीद कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, लेकिन होम्योस्टेसिस या कंट्रोल सिस्टम उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है, नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन करता है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस का। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके डेली बेसिस पे आप लोगों को ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे। इसके साथ जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो इस चैप्टर की जितनी भी MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। तो कोई भी इशू हो तो कमेंट में लाजमी तौर पर आप शेयर करें, और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।